इंटीजर वो डेटा टाइप होता है जिसमें किसी वेरिएबल को जब हम इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं तो ऐसे वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स स्टोर होते हैं। ठीक है, जब हमारे पास होल नंबर्स या काउंटेबल नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास अगर आप देखो तो ये काउंटेबल नंबर्स होते हैं। आप स्टूडेंट्स को काउंट करके आप इस तरह नहीं कह सकते हो कि वी हैव 15.5 स्टूडेंट्स या 15 पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट हम इसमें यूज़ नहीं करते। होल नंबर राउंड ऑफ नंबर होता है, इसलिए इसको होल नंबर इंटीजर डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, जिसमें साबित नंबर लिखे जाते हैं, यूज़ होते हैं। डेसिमल पॉइंट जिस नंबर में यूज़ होता है उसके लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज़ होता है, यानी उस डेटा की टाइप फ्लोट कहलाते हैं, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ होता है, जिसको हम उर्दू में इशारिया बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे 15 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इसमें जब पॉइंट आता है तो वो नंबर कहलाता है फ्लोट, वो डेटा टाइप होता है फ्लोट। जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे उसके साथ फ्लोट कीवर्ड, जिसको डेटा टाइप बोलते हैं फ्लोट, वो लिखेंगे। ठीक है, जैसे बेस एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, हाइट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो बेस और हाइट में हमारे पास डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स आ सकते हैं। हाइट, आपकी हाइट अगर आप किसी को बोलते हो कि मेरी 4 पॉइंट समथिंग और 5 पॉइंट समथिंग, इस तरह हाइट है। इस तरह बेस या लेंथ या वेट, इस किस्म के वेरिएबल्स को फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट यूज़ होते हैं। ठीक है, और करेक्टर डेटा टाइप जो हमारे पास जितने भी करेक्टर्स हैं, वेदर इट मे बी कैपिटल ए टू जी या स्मॉल ए टू जेड, या जो भी स्पेशल करेक्टर्स आपके कीबोर्ड में आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये सारे करेक्टर डेटा टाइप, जिसमें करेक्टर जिस वेरिएबल में अभी सी एच एक नाम हमने रखा, वेरिएबल नेम है सी एच, तो सी एच में कोई करेक्टर, यानी हमने एक मीनिंगफुल नाम डिक्लेयर किया वेरिएबल अपने रूल्स के मुताबिक। जो रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम्स हमने पढ़े थे उनके मुताबिक हमने ये नाम डिफाइन किए। लेटर या ए बी सी, आप कुछ भी मीनिंगफुल नेम वेरिएबल में दे सकते हो। तो अगर इसमें करेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, कंप्यूटर में करेक्टर हम यूज़ करने जा रहे हैं, जिस तरह हमारे नेम्स हो गए, एड्रेसेस हो गए, ठीक है ना, तो ये सारे करेक्टर डेटा टाइप में आते हैं, जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल थिंग्स या इसको अल्फ़ान्यूमेरिक चीज़ें भी आ सकती हैं इसमें। ठीक है, स्पेशल करेक्टर्स या और करेक्टर्स की कम्बिनेशन। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं वो मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको समझाया था कि बाइट्स और बिट्स की क्या कम्बिनेशन होती है, और इस तरह की इंटीजर्स, और अगर हमारे पास नॉर्मल इंटीजर है उसको शॉर्ट इंटीजर बोलते हैं, तो वो 2 बाइट्स की स्पेस ऑक्युपाई करता है, यानी कंप्यूटर उसको 2 बाइट्स की स्पेस एलोकेट कर देता है मेमोरी में, जिसमें हमारे वो नंबर्स सेव होते हैं। ठीक है ना, जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं तो मेमोरी स्पेस बन जाता है, मेमोरी लोकेशन बन जाती है, और मेमोरी लोकेशन का नाम पड़ जाता है वो, और फिर वो जो लोकेशन होती है वो कितनी स्पेस की होती है, वो इंटीजर के लिए 2 बाइट्स लेती है, और 1 बाइट आपको मैंने बताया था कि 8 बिट्स के इक्वल है। बिट्स जो बेसिक यूनिट है मेमोरी की। ठीक है, तो ये भी आप इस टेबल को समझिएगा, और इसकी रेंज, नंबर्स की रेंज, यानी -32,768 से लेकर 32,000 प्लस 32,767 तक, इतने नंबर्स, यानी ये सारे नंबर्स इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास
ज़्यादा नंबर्स की ज़रूरत हो, इससे ज़्यादा फिगर की ज़रूरत हो, तो वो फिर हम डिक्लेयर कर लेते हैं उसको एज अ लॉन्ग कीवर्ड लिख के। उस इंटीजर के साथ हम लॉन्ग कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो वो मेमोरी को पता चल जाता है कि दिस इज़ लॉन्ग इंटीजर। उसके लिए फिर वो 4 बाइट्स की स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो 4 बाइट्स का मतलब है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 32 बिट्स की स्पेस जो है वो मेमोरी में इसके लिए मुख्तस कर देती है। ठीक है जी हुज़ैफा, सर ये बाइट वाला समझ नहीं आया सर। आप क्लास में नहीं थे ना जो ये मैंने आप ये समझाया था? कब सर? यही बात है ना, बिट्स और बाइट्स जो मैंने नहीं नहीं सर, समझाया ये था। वाला बाइट जो आपने अभी बताया सर, ये अभी अभी बताया आपने, कौन सा? तो ये ये 2 वही, इंटू 4 टू इस तरह करेंगे वो सर। ये वही है ना। एक बिट बराबर एक बाइट किस चीज के बराबर होता है आपको पता है? जी सर, 8 बिट के। 8 बिट्स के। ठीक है ना, जी सर। एक बाइट हमारे पास 8 बिट्स के बराबर है। तो 4 बाइट्स कितने के बराबर होगा? 32 के सर। 32। अभी समझ आ गई? तो ये 32 जी बिट्स सर। की स्पेस लेगा। लॉन्ग इंटीजर जो है वो 32 बिट्स की स्पेस ऑक्युपाई करेगा। और ये रेंज को देखो आप, ये कितने मिलियंस में आपको दिया गया है। यानी ये नंबर्स, ये फिगर्स -2, ये कुछ मिलियंस और बिलियंस में हैं। तो इतनी फिगर से लेकर जो माइनस साइन वाले हैं और उससे लेकर प्लस साइन तक, इतने फिगर तक ये नंबर्स उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सर ये जो है सर, ये जो रेंज लिखी हुई है सर, जी, ये किस तरह निकली है सर इसकी रेंज? ये आप नंबर यूज़ करोगे ना इस तरह। अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हो x इज इक्वल टू 4, तो ये 4 जो नंबर है ये नॉर्मल है, यानी ये इस रेंज में आता है। ठीक है ना, जी सर। तो 4 तो अगर अगर आप इतना बड़ा नंबर कहीं यूज़ करो तो फिर ये इस रेंज में नहीं आ सकता है। फिर आपको उसके लिए लॉन्ग इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कंपाइलर जी सर। बताएगा कि दिस इंटीजर इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर द नंबर्स यू आर यूजिंग। ठीक है, कुछ इस तरह का एरर होगा या मेमोरी एरर होगा इस तरह, तो वो आप समझ जाओगे। फिर आप उसको बोलोगे कि हाँ मैंने नंबर ज़्यादा यूज़ किया है, तो इसके लिए लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग कीवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा जब फर्दर आप प्रोग्रामिंग करते हो और इस तरह के नंबर्स आते हैं तो फिर आप उसके लिए यूज़ करोगे। लेकिन इसमें जस्ट समझना है कि वेरिएबल को एज अ डेटा टाइप इस तरह डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, इंटीजर जी नॉर्मल सर। है, जैसे सिंपल नंबर्स हो गए, कुछ नंबर्स यानी जो राउंड ऑफ नंबर्स होते हैं यानी इस रेंज में, तो वो नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सिंपल नॉर्मल INT। ठीक है ना, वेरिएबल से पहले INT लिख लेते हैं, वो समझ जाता है कि दिस इज़ नॉर्मल इंटीजर। और अगर लॉन्ग इंटीजर हम, तो वो उतनी स्पेस ऑक्युपाई कर देगा। ठीक है, अभी ये नॉर्मल के लिए इसने 2 बाइट्स की स्पेस ऑक्युपाई कर दी, तो लॉन्ग के लिए वो 4 बाइट्स की स्पेस ऑक्युपाई कर देगा, चाहे आप छोटा नंबर यूज़ करो उसमें या आप बड़ा नंबर यूज़ करो। समझ आ गई? और इसी तरह जी फ्लोट सर। का भी है। फ्लोट के लिए क्या होता है, फ्लोट जिस जिस तरह फ्लोट में, यानी अगर आप देखो तो फ्लोट में थोड़ा ज़्यादा चीज़ें होती है, पॉइंट भी आ जाता है, पॉइंट के बाद भी उसमें सर इसमें तो इन्होंने सिर्फ पॉइंट बताया हुआ है और रो बताया हुआ है ना सर, ये इसका उसकी पावर सर। जी नहीं, ये तो रेंज है ना, रेंज 10 वही रेस्ट सर, टू द पावर पावर उसकी बता दी उसने सर। 10 रेस्ट टू द पावर -38 नंबर अगर आप कैलकुलेट करो ना, तो वो कितना आता है, इसकी बहुत ज़्यादा रेंज होती है, इससे ज़्यादा नंबर आएगा, इतना सा नंबर आएगा। ठीक है, ये आप अगर मैथ्स में पढ़ो, ये 10 रेस्ट टू द जी सर, पावर ज्यादा आएगा सर। -38, ये इसको शॉर्ट सर इसमें करके फर्क लिखा क्यों है सर फिर? है, इसको शॉर्ट करके लिखा है। ठीक है, सही है सर। ये देखो, ये 10 रेस्ट टू द पावर -308 अगर आप एक नंबर लिखोगे, तो वो ये पूरा ये सेल जो है ये ऑक्युपाई कर सकता है, बल्कि इससे ज़्यादा। उसकी पावर देखो 308 है। तो 10 रेस्ट टू द पावर 2 करो, 10 स्क्वायर करो 100 आता है, क्यूब करो तो मेरे ख्याल से 1000 आता है, और
इस तरह पावर 4 करो तो इस तरह जाओ और 38 तक जाओ तो कितना रेंज आएगा, समझ रहे हो बात को? जी सर। जी। तो फ्लोट के लिए 4 बाइट्स ऑक्युपाई करता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 32 बाइट्स ये मेमोरी में ऑक्युपाई करता है। ये इतना ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इमेजिन करो कि 4 बाइट्स कितनी स्पेस होती है, बिट्स पे डिवाइड करो, यानी 32 बिट्स वो जगह जो होती है ना वो घेर लेती है मेमोरी के लिए। इस तरह ये एक ये हो गया नंबर सर। के लिए, और एक बिट एक खाना होता है, यानी एक सेल होता है इस तरह टाइप की, ठीक है, ये एक बिट तस्वर करो, और इस तरह फिर 32 बिट्स या 8 बिट्स या इस तरह ये स्पेस लेती है। डबल, जब आप डबल डिक्लेयर कर लो तो इसका मतलब है इसका डबल, यानी 8 बाइट्स, और 8 बाइट्स इज इक्वल टू 64 बिट्स। तो इतनी स्पेस में आपका वो एक नंबर स्टोर करेगा, ठीक है ना, चाहे वो नंबर छोटा ही क्यों ना हो, बाकी सारे खाली होंगे और जो नंबर होगा उसमें वो बिट्स आएंगे, और बिट्स क्या है, 0 और 1 है, ठीक है। उस नंबर को वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है और वो 0 1 फॉर्म में इस मेमोरी में सेव करता है, ठीक है। इस तरह फिर लॉन्ग डबल आ गया, लॉन्ग डबल उससे भी ज़्यादा बड़ा, तो उससे बड़ा ये देखो पावर उसकी 4932 है, तो वो 10 बाइट्स, 10 बाइट्स मल्टीप्लाई बाय 8 बिट्स इज इक्वल टू 80 बिट्स वो स्टोरेज बना लेगा उधर, ठीक है। तो ये जस्ट ये टेबल याद रखो, ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट एमसीक्यूज में भी आता है कि फ्लोट इतनी स्पेस ऑक्युपाई करता है, 3 4 ऑप्शंस दिए होंगे 4 2 3 6, तो आपने उसमें सही करेक्ट आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो ये जी सर। जस्ट आप रिमेंबर। इसी तरह ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी जो बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोग्रामिंग के लिए, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, और कमेंट्स किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन हमने देखा, हैश इंक्लूड जिसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं, और छोटा सा प्रोग्राम, एक स्टार्टिंग प्रोग्राम हमने यूज़ किया, किस तरह प्रोग्राम लिखेंगे। बाकी हेडर फाइल्स, कंपाइलर, रिजर्व वर्ड, इंटरप्रेटर, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। करेक्टर सेट, जो हमारे पास सारे करेक्टर्स हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हो तो प्रोग्रामिंग मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। तो अभी आइए देखते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ कि हमने क्या क्या सीखा, क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। ये चैप्टर के लास्ट में आपको की पॉइंट्स दिए गए होते हैं। सिंटैक्स हमने पढ़ा था, किसे कहते हैं, रूल्स को बोलते हैं, प्रोग्रामिंग रूल्स को बोलते हैं, जिसके मुताबिक हमने वो सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स और फंक्शंस और जो भी कुछ प्रोग्राम जिस तरह लिखते हैं वो उसी रूल्स के मुताबिक हमने लिखने हैं। सिमेंटिक्स हमने देखा कि स्टेटमेंट्स की मीनिंग को बोलते हैं, ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हायर लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर कौन, ये शॉर्ट डेफिनेशंस लिखी है, तो इससे भी काफ़ी आइडिया आपको हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो ये भी साथ पढ़िएगा। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कहाँ पे हमने कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, कहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखना है और किस तरह उसमें चेंजेस करनी है, लिखेंगे कैसे, और फिर उसको यूज़ कैसे करेंगे, रन कैसे करेंगे, कंपाइल कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे। तो ये सारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहलाता है, आईडीई जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट एडिटर होता है, लिंकर होता है, लोडर होता है, डिबगर होता है, जो कि एरर्स को फाइंड करता है और एरर्स को रिमूव करता है। फिर हमने देखा है हेडर फाइल किसे कहते हैं, रिजर्व वर्ड किसे कहते हैं, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, कमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स में, कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, जो 3 डेटा टाइप्स हमने पढ़े, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो ये भी अच्छा है आप इसको पढ़ा करें, क्योंकि पेपर में आपके 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इससे आपको चैप्टर का आइडिया भी हो जाता है। तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट डिफाइंस द रूल्स ऑफ वैलिड स्टेटमेंट्स इन प्रोग्रामिंग। अगर किसी को भी ये आंसर आता हो तो रेज योर हैंड, शाबाश। व्हाट डिफाइंस द रूल्स ऑफ वैलिड स्टेटमेंट्स इन प्रोग्रामिंग। अगर आप सही स्टेटमेंट्स प्रोग्राम में यूज करोगे तो इससे क्या पता चलता है, आपने किस चीज को फॉलो किया, ये किस चीज को डिफाइन करता है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं, कंपाइलर उसको बोलते हैं, या इंटरप्रेटर बोलते हैं, या सिंटैक्स बोलते हैं, या सिमेंटिक बोलते हैं। तो रूल्स जब आपने देखा तो इससे आपको क्या आइडिया होता है, ये किसे कहते हैं, शाबाश, किसी को पता है। रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं। रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, हुज़ैफा। जी, व्हाट डिफाइंस द रूल्स ऑफ वैलिड स्टेटमेंट्स। एक तो आप गलत स्टेटमेंट लिख लेते हो, गलत का मतलब है कि आपने सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया, रूल्स को फॉलो नहीं किया। और अगर आपने वैलिड स्टेटमेंट लिखा, सही स्टेटमेंट लिखा, तो इसका मतलब है आपने रूल्स को फॉलो करके लिखा, क्योंकि वो सही हो गया, ठीक है। तो सिंटैक्स बोलते हैं रूल्स ऑफ वैलिड स्टेटमेंट, यानी वो कौन से रूल्स हैं जिसको फॉलो करके हमने सही स्टेटमेंट्स लिखनी है, उसके मुताबिक अगर स्टेटमेंट्स लिखोगे तो वो सही होंगी। तो ये रूल्स कहलाती हैं सिंटैक्स, ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली समझता है। कंप्यूटर लैंग्वेज सर, मशीन लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज को समझता है जो कि मशीन लैंग्वेज कहलाती है, जिसमें हमारे पास 0 या 1 होती हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होती। 0 और 1 की कम्बिनेशन को मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, तो ये गलत ऑप्शन हैं। और मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। व्हेन वाज सी लैंग्वेज डेवलप्ड, सी लैंग्वेज कब बना था, तो ये था, ये तो 1972 में नहीं बना था। हाँ 1972 इधर तो नहीं है, तो यहाँ पे लिखा ऑप्शन है नहीं है। अर्ली 70s का मतलब है 70 का पूरा जो 10 है, डिकेड है, 10 साल होते हैं, 70 से लेकर 80 तक, ये सारे 70s कहलाते हैं। तो जब 72 है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास 70s आता है, ठीक है ना। तो अर्ली 1970s एक करेक्ट ऑप्शन है, और ये आपने टिक करना है। हु डेवलप्ड जावा लैंग्वेज। डेनिस रिची ने सी बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया, आईबीएम ने बनाया। तो किसने बनाया था, हु डेवलप्ड जावा लैंग्वेज। तो ये अगर आप जाओ अपने जावा लैंग्वेज, जो एक छोटा सा टॉपिक था जावा के बारे में, तो वो था किसने जावा लैंग्वेज बनाई। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, तो नहीं क्या जेम्स गॉसलिंग सर के उस तरफ। ये देखें फर्स्ट लाइन में लिखा है जावा हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है ना। तो इस तरह आपके बुक पे सब कुछ दिया गया है, जस्ट आपने वो, ये आपको रिमाइंड करा रहे हैं, तो चेक कर रहे हैं कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। तो सन माइक्रो सिस्टम ने जावा बनाई, डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द अदर वर्ड यूज फॉर रिजर्व वर्ड। ये तो हम रिजर्व वर्ड का टॉपिक पढ़े थे, उसमें आपको बताया गया था कि एक दूसरा वर्ड भी यूज होता है रिजर्व वर्ड्स के लिए। तो वो कौन सा है, हमारे पास कंपाइलर वर्ड्स, कीवर्ड्स, स्पेशल प्रोग्रामिंग वर्ड्स, निमोनिक्स ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स भी बोलते हैं रिजर्व वर्ड को। अगर आपके पेपर में या कहीं भी कीवर्ड्स भी यूज हो तो वो आप इसको रिजर्व वर्ड ही
समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बाइट्स आर सेट असाइड बाय द कंपाइलर फॉर अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। इंटीजर के लिए हाउ मेनी बाइट्स आर सेट असाइड, हाउ मेनी बाइट्स आर स्पेसिफाइड या allocated for integer by the compiler, ठीक है। तो ये भी हमने वो टेबल देखा था, उसमें हमने देखा कि इंटीजर के लिए सिंपल इंटीजर लिखा है, ना लॉन्ग लिखा है ना डबल लिखा है। तो ये देखें 2 बाइट्स। तो इस तरह के MCQs आ सकते हैं। हाउ मेनी बाइट्स, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 2, 4, 3, 5, ठीक है। तो 2 बाइट्स। और ये भी देखिएगा कभी कभी ये बिट्स में भी दे देते हैं, तो बिट्स और बाइट्स में फ़र्क होता है। एक बाइट होता है 8 बिट्स के इक्वल। तो ये भी आपने गौर से देखना है कि ये क्या पूछ रहे हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी बाइट्स आर सेट असाइड बाय द कंपाइलर फॉर अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट। जब हम फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं किसी वेरिएबल के लिए, तो उसके लिए कंपाइलर कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4, ठीक है। ये भी वो टेबल में दिया गया है। अच्छा, व्हाट इज द रेंज ऑफ नंबर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल फ्लोट। डबल फ्लोट के लिए हमारे पास कितनी रेंज का वो जो नंबर्स हैं वो यूज हो सकते हैं। तो ये भी दिए गए हैं आपके पास। और ये है नॉर्मल के लिए हमारे पास ये है, और डबल के लिए ये है, और लॉन्ग डबल के लिए ये है, ठीक है। तो ये डबल का करेक्ट ऑप्शन है 10 raised to the power minus 308 अप टू 10 raised to the power plus 308, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्राम ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। वो कौन सा सॉफ्टवेयर, वो कौन सा प्रोग्राम जो यूज होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, जो कुछ लिखा जाता है, जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर को समझाने के लिए। तो वो कौन सा प्रोग्राम है, वो है कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे IDE में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, बिल्ट इन होता है। और वो इस मकसद के लिए यूज़ होता है कि जब आप प्रोग्राम को लिखो तो उसको कंपाइल करो पहले, ताकि उसको कंप्यूटर समझे, ठीक है। तो कंपाइलर इज अ प्रोग्राम यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इसके अलावा लिंकर है, लोडर है, डिबगर है, ये इनके अलग काम है। लिंकर सोर्स फाइल को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ, ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक करता है, लोडर उसको मेमोरी में लोड करता है, और डिबगर गलतियों को फाइंड करता है और उसको रिमूव करता है, ठीक है। तो हमारे पास कंपाइलर करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन प्रोग्राम्स। डिबगर सर। डिबगर सिंपल है। डिबगर इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू फाइंड एंड रिमूव एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम, इन सी प्रोग्राम या किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम में डिबगर यूज होता है बग्स को फाइंड करने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो अगर 12 आपने सही किए तो एक एक नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो 12 मार्क्स आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर्स उसके देने हैं। गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्राम। सिंपल है, कंप्यूटर प्रोग्राम किसे कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम is a set of instructions given to the computer to perform a specific task। हम कुछ instructions लिख लेते हैं, set of instructions हो जाती हैं वो, और उसको कंप्यूटर को instructions देते हैं उसके ज़रिए किसी ख़ास काम को परफॉर्म करने के लिए, किसी ख़ास टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, किसी ख़ास आउटपुट को हासिल करने के लिए। तो ये चीज़ें आपने
नोटबुक्स में भी लिखनी है। जिस तरह फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और ये चीज़ें लिखी थी, तो ये आप इस तरह के नोट्स बनाया करें। सब कुछ ये आपके चैप्टर में दिया गया है, हमने एक्सप्लेन भी किया है, आप समझे भी हो, तो ये चीज़ें साथ साथ लिखिएगा। ये आपको रिवाइज, आपका ये चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और आपको याद भी होगा आसानी के साथ। तो पेपर के लिए जब आप जाएंगे तो इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। सिंटैक्स और सिमेंटिक में फ़र्क बताएं। तो आपने सिंटैक्स को भी डिफाइन करना है और सिमेंटिक को भी 2 लाइन में डिफाइन करना है, ठीक है। तो दोनों को जब आप डिफाइन कर लेंगे तो वो उसकी डिफ्रेंशिएशन क्लियर हो जाती है, वो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हो, उसमें उन दोनों में फ़र्क ज़ाहिर हो जाता है। जब दोनों की एग्जाम्पल साथ में दोगे तो वो भी क्लियर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपने लिखना है और इसका आंसर करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस याद रखिएगा कि शॉर्ट आंसर जो होते हैं वो मैक्सिमम 4 to 5 लाइंस आप लिख सकते हो। इससे ज़्यादा फिर वो जो है ना वो सही नहीं होता, फिर वो आप यानी वो शॉर्ट नहीं रहता, वो लॉन्ग की तरफ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज है और ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास बहुत सारे हैं। सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, जावा है, विजुअल बेसिक है, सी हैश या सी शार्प जिसको बोलते हैं, ये सब टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। तो ये सारी इसमें 3 डिफरेंसेस बतानी है। तो इसके बारे में अगर आप 3 पॉइंट्स लिखोगे और इसके बारे में 3 पॉइंट्स लिखोगे तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस की कौन कौन सी खुसूसियात है, 4 लिखनी है, ठीक है। ये भी टॉपिक हमारा है, उसमें खुसूसियात लिखनी है कि क्यों हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। ये हमारे लिए आसान होता है क्योंकि इंग्लिश ओरिएंटेड होती है, क्योंकि हम समझते हैं उसको आसानी के साथ, ठीक है। तो ये खुसूसियात आपने लिखनी है। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने नोटबुक्स में नोट करनी है, ठीक है। डिफाइन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड बोलते हैं कंबाइन करना, टुगेदर, ऑल टुगेदर। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट जहाँ पे हम कुछ बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो ये IDE कहलाता है। तो वो डिफाइन करे उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें लिंकर होता है, उसमें डिबगर होता है, उसमें कंपाइलर होता है, ठीक है, उसमें टेक्स्ट एडिटर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ये भी क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट वो क्या चीज़ है और वेरिएबल क्या चीज़ है। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू को बोलते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। एग्जीक्यूशन के दौरान जब हम प्रोग्राम को लिखकर चलाते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं तो उस दौरान कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। जबकि वेरिएबल एक नाम है, एक मेमोरी स्पेस का एड्रेस है, तो उसमें जो वैल्यू स्टोर होती है वो चेंज हो सकती है, कभी एक वैल्यू कभी दूसरी वैल्यू। तो इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरी बोलते हैं चेंज को और वेरिएबल बोलते हैं चेंजेबल को, ठीक है। तो ये भी डिफ्रेंशिएट करना है। और ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो ये हमने किया हुआ था वेरिएबल रूल्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड सी वेरिएबल्स। ये आपको कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें वैलिड कौन से वेरिएबल्स हैं और गिव रीज़न इफ नॉट अ वैलिड वेरिएबल। अगर नहीं है वैलिड तो उसका रीज़न बताएं, ठीक है, क्यों वैलिड नहीं है। तो अगर आपने वो रूल्स गौर से समझे होंगे, आपको समझ आ रही हो कि कौन से रूल्स हैं हमारे पास, 6-7 रूल्स थे, तो उसके मुताबिक अगर एक वेरिएबल नहीं बना हो तो वो एक इनवैलिड वेरिएबल होता है। तो आपने वो रूल बताना है फिर उसको कि इनवैलिड क्यों है। जैसे कि हमारे पास ये एक वेरिएबल इसने मेंशन किया है कि ये वेरिएबल है, अगर हम इसको यूज़ करें एज ए वेरिएबल फ्लोट, तो हमने तो देखा कि फ्लोट एक डेटा टाइप है, इसको एक वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, वो एक डेटा टाइप है। वो हर वेरिएबल के साथ हमने मेंशन करना है कि उसका टाइप बताना है, ठीक है। तो फ्लोट हमने एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं करना है,
तो ये इसीलिए इनवैलिड वेरिएबल है। तो हमने रीज़न बताया कि हमारे पास रूल है कि रिजर्व वर्ड को हम वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और या ये एक वेरिएबल इसने बनाया है, तो यहाँ पे देखिए इसमें स्पेस दिया गया है बीच में, नेट और पे के बीच में स्पेस दिया गया है, तो स्पेस भी अलाउड नहीं है किसी भी वेरिएबल नेम को बनाने में, ठीक है। तो इस तरह का आपने बताना है और ये अपने नोटबुक्स में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, और फिर क्या पूछ रहे हैं, वाई दे शुड नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। उसको वेरिएबल नेम की जगह पे हम यूज क्यों नहीं कर सकते। तो रिजर्व वर्ड्स क्या हैं और उसको क्यों यूज नहीं करते एज अ वेरिएबल नेम, तो ये भी आपको क्लियर है कि रिजर्व वर्ड एक खास काम के लिए बने गए होते हैं। हर वर्ड का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, इसीलिए हम उसको एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कमेंट्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, हमारे पास 1 मिनट रह गया है, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। मैं आपकी अटेंडेंस जल्दी से लगा दूं। अच्छा, अभी आए हैं आलमगीर,